बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले में आज हम थर्ड वीकली टेस्ट का आगाज कर रहे हैं। तो इस थर्ड वीकली टेस्ट में जो हमने लेक्चर नंबर 9 से लेकर 11 तक टॉपिक्स कवर किए थे उनको इस थर्ड वीकली टेस्ट के अंदर एग्जामिन किया गया और उसमें आपकी कारकर्दगी कुछ इस तरह से रही है। जो आज के इस टेस्ट के अंदर टॉप स्कोरर रहे हैं उनको पहले मैं अनाउंस कर दूं, उसके बाद हम आगे फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो पिछले गुज़िश्ता टेस्ट की तरह इस दफ़ा भी नूरुलैन माशाल्लाह 94%, 64 आउट ऑफ 68 करेक्ट में, और इनके साथ साथ करीमुल्लाह ने भी इस पोजीशन को शेयर किया है। 94% इनके भी मार्क्स हैं। मुजम्मिल हैज़ गॉट 93%, वकास खटक 91% और लबीबा हारून 84%, अबीहा मरियम 81%, आदिल सज्जा 74%, फातिमा खालिद 72% और मुनीश कुमार 68%, और जबकि ये इकरार आफरीदी 56%। तो आप देख रहे हैं कम से कम आपको 65% मार्क्स ज़रूर अचीव करने चाहिए। बाकी और भी कुछ लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था लेकिन उनके मार्क्स इनसे भी कम हैं। तो ये कुछ जो टॉप स्कोरर थे उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी और आप और अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने जो काफ़ी अच्छे बच्चे थे लेकिन उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी किया, चलें कोई बात नहीं, वो बाद में फिर कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश किया करें कि जब ये इस तरह कंपटीशन हो रहा हो तो उसमें ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट करें और उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक स्केड्यूल भी शेयर कर दूंगा कि हमारे आने वाले डेज़ के अंदर कौन सा लेक्चर किस दिन होगा और उसके बाद किस किस डे पर हमारा ये टेस्ट कौन कौन से लेक्चर्स में से होगा। तो आप इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक तैयारी अपनी जारी रखेंगे। जी, तो आज का ये जो टेस्ट था इसको हम बाकायदा शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगेन आपके पास जो टेस्ट अपीयर हुए होंगे हर एक के पास वो डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन मेरे पास ये कुछ डिफरेंट सीक्वेंस है। बहरहाल हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं और उसमें जहां पर भी कोई कन्फ्यूजन आपको महसूस होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। बिल्कुल आपने इनएक्टिव होकर नहीं बैठना ताकि हमारी ये जो डिस्कशन है ये इंटरेक्टिव हो। लेकिन इंटरेक्टिव होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने माइक्स को बिल्कुल ऑन करके छोड़ दें और आपकी इर्द गिर्द की आवाज़ें भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहें। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपने कोई बात करनी हो तो ज़्यादा मुनासिब तरीका है अपना हैंड रेज करें। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हैंड रेज करने का, आप हैंड रेज करें तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। या अगर बीच में भी आप इंटरप्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बीच में भी इंटरप्ट कर लीजिए, लेकिन सिर्फ माइक उस वक्त ऑन करें जब आपने बोलना है और बोलने के फौरन बाद अपना माइक बंद कर दीजिए, ताकि जब आपका माइक ऑन होता है ना तो उसकी जो डिस्टॉर्शन है वो इसमें रिकॉर्ड हो रही होती है और वो फिर सारी इस रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट कर देती है। तो आप, मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जी, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि अ पेप्टाइड बॉन्ड इज वन इन विच। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि पेप्टाइड बॉन्ड इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड शोज द इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉट एन इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन, इस वर्ड की वजह से आप इसको फौरन इग्नोर कर दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद, ऐसे होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो सूटेबल डेफिनेशन बन रही है पेप्टाइड बॉन्ड की वो यही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी वर्डिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड विद, ठीक है, ये शायद वर्डिंग रह गई यहाँ पर, बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड।
और फिर देखिए तीसरा कि कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन एटम विद इन द अमाइनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड होता है, विद इन द अमाइनो एसिड जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड होगा दैट इज नॉट अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो इस वजह से इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। एंड टू अमाइनो एसिड्स शो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं होती, ये कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ये बी आंसर है। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट हैज अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है। दोनों टाइप की लिंकेजेस होती हैं, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो इनकरेक्ट हो, ठीक है। इस तरह की वर्डिंग में आप ये ऐसे अल्फाज को इनसर्कल कर लिया करें, तो हमने इनकरेक्ट को चूज करना है, ये भी करेक्ट था। अच्छा, इट इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल, एनिमल का कार्बोहाइड्रेट जरूर है लेकिन स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है, विच इज फाउंड इन द बोन्स एंड, तो वो दरअसल कोलेजन होता है, कोलेजन, और वो प्रोटीन है। कोलेजन इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट जो बोन्स और कार्टिलेज के अंदर मौजूद है। तो कोलेजन और ग्लाइकोजन चूंकि मिलते जुलते अल्फाज हैं, इस वजह से अक्सर यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है और इस क्वेश्चन की तरफ माइंड टर्न कर जाता है। तो ये दरअसल ये इनकरेक्ट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज इनकरेक्ट। तो बाज़ बच्चे इसको करेक्ट अज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद ये बोन्स और कार्टिलेज में पाई जाने वाली प्रोटीन ये ग्लाइकोजन है, तो वो हकीकत में एक कोलेजन प्रोटीन है। अच्छा, फिर इट रिजेंबल्स विद द अमाइलोपेक्टिन, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि जो इनकरेक्ट है वो ये स्टेटमेंट है विच इज इनकरेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट relative proportion of nitrogenous bases, proportion of nitrogenous bases in the DNA। DNA के अंदर जो nitrogenous bases का relative proportion है, तो ये जितने ऑप्शंस हैं वो सभी करेक्ट हैं, लेकिन कोई एक इनकरेक्ट होगा और हमने उसी इनकरेक्ट को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि A+G ये दोनों प्यूरिन्स हैं और इनका टोटल अमाउंट पायरिमिडीन्स के इक्वल है, इसका मतलब ये करेक्ट है। अच्छा, एडनीन इज इक्वल टू ग्वानीन और थाइमीन इज इक्वल टू साइटोसिन, क्या ये बात दुरुस्त है? तो ये बात दुरुस्त हो भी सकती है और नहीं भी। अच्छा, फिर देखो कि A+G+C इज इक्वल टू 100 माइनस T, बिल्कुल ये वाली बात दुरुस्त है, क्योंकि इन तीनों का जो सम होगा वो T अगर 100 में से माइनस किया जाए तो इन तीनों के सम के वो बराबर हो जाएगा। अच्छा, टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। जो बात इनकरेक्ट हो सकती है ना वो ये वाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम इसकी वर्डिंग को और इंप्रूव करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नहीं, मे बी इनकरेक्ट, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली ये इनकरेक्ट हो सकती है और ये करेक्ट भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ करेक्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर मे बी ये अगर वर्ड यूज किया जाए तो ये ज्यादा अच्छी वर्डिंग बन जाती है, क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है फिलहाल तो आंसर यही है, लेकिन देखो ये करेक्ट किस केस में हो सकता है। फर्ज कीजिए कि अगर एडनीन अगर सपोज करें कि 25% है, तो इसका मतलब ये होगा कि थाइमीन विल आल्सो बी 25%, ठीक है। और अगर ये एडनीन और थाइमीन दोनों 25% हैं तो हो गए टोटल 50, तो इसका मतलब है कि फिर ग्वानीन भी 25% होगा और फिर साइटोसिन भी 25% होगा। तो इस केस में एडेनिन का अमाउंट ग्वानिन के इक्वल हो गया और थाइमिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह की किसी आइडियल सिचुएशन के अंदर तो ये वाली बात करेक्ट हो सकती है, बट इन जनरल ये वाली बात करेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये मे बी इज के बजाय यहाँ पर मे बी वर्ड यूज करें तो ये ज्यादा मुनासिब वर्डिंग हो जाएगी। तो बहरहाल ये यहाँ पर आंसर बन रहा था। नंबर 4, which of the following is the correct representation of the phosphodiester bond? तो phosphodiester bond जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनमें से क्या होगी? तो देखो ये phosphodiester bond कुछ इस तरह से बनता है। ये एक शुगर मॉलिक्यूल और इस शुगर मॉलिक्यूल के 3 प्राइम, ये 3 प्राइम यहाँ पर इस जगह पर कार्बन एटम है। Here is the carbon atom। तो इसको हम ये डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। Here is the carbon atom that is 3 प्राइम कार्बन।
अच्छा, दूसरी तरफ ये इसके साथ यहां पर फॉस्फेट ग्रुप होगा, इस जगह पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, और जबकि यहां पर कोई नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। अच्छा, अब इसका लिंक होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी इसी तरह से ये शुगर और शुगर के साथ फिर ये इस जगह पर बॉन्ड बनेगा। अच्छा, यहां पर देखो, मैं यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको यहां पे शो करता हूं। ये 5 प्राइम कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट का ये जो ऑक्सीजन था उसने इसके OH के साथ यहां पे बॉन्ड बना लिया। अच्छा, ये इस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप, ये इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये देखो, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, उसने ये यहां पर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब अगर देखिए सीक्वेंस क्या बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इस तरफ है और दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इस तरफ, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो इसका सीक्वेंस क्या बना कि ये अगर हम C इसको अज्यूम कर लें, दिस इज C, देन O, देन P, उसके बाद फिर O, ठीक है, और उसके बाद फिर C। तो राइट ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, COPOC। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ये A आंसर बन रहा है इस तरह से। बाकी जो भी कोई आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन वो इनकरेक्ट होगी। सो दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द एडिशन ऑफ प्रोटीएज एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन। तो प्रोटीएज ये जाहिर है कि एंजाइम है, और जबकि इसके साथ साथ वाटर भी अगर ऐड किया जाए तो प्रोटीएज बेसिकली एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। आपने ये पिछले चैप्टर के अंदर भी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वहाँ पर भी इसका जिक्र पड़ा कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड प्रोटीएज इज वन ऑफ देम। सो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी ये हाइड्रोलिसिस करता है। दिस इज बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोलिसिस टाइप का रिएक्शन है। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर कहाँ गिवन है, सो हियर इज द हाइड्रोलिसिस। सो ये राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, बाकी कोई किसी के साथ ये कंफ्यूजन नहीं हो सकती यहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है what is the theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from 5 amino acids। मैंने देखो आपसे ये बात शेयर की थी कि अगर आपको ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन हो और आपने कैलकुलेट करना हो कि कितने डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स उससे पॉसिबल हैं, तो आपको मैंने एग्जांपल दी थी इस तरह से, ग्लाइसिन और एलानीन, इन दोनों को अगर हम डिफरेंटली अरेंज करें तो ऐसी सूरत में 4 कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। यानी इनकी एक कम्बिनेशन तो बनती है ये ग्लाइसिल एलानीन, और दूसरी कम्बिनेशन बनती है एलानाइल ग्लाइसिन, और तीसरी कम्बिनेशन बनती है ग्लाइसिल ग्लाइसिन, फिर चौथी एलानाइल एलानीन। अब यहां पर बात हो रही है कि भाई अगर 5 अमाइनो एसिड आपको दिए हुए हो, ये तो 2 थे, तो 2 से फिर ये 4 बने, तो अगर 5 दिए हो तो कितने बनेंगे। तो मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था कि आपने ये n² ये फार्मूला यूज करना है, n², जबकि यहां पर n क्या चीज होगी, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो आपको गिवन होंगे वो यहाँ पे शो किए जाएंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन है 5, और उसके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाएं तो आंसर क्या बन गया 25। तो आप बेशक बैठकर प्रैक्टिस करके देख लीजिए, 5 अमाइनो एसिड से अगर आप डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस बनाएं मुख्तलिफ तरह की, तो टोटल 25 टाइप की डाइपेप्टाइड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पे पिक किया जाएगा। अच्छा, फर्ज कीजिए यहाँ पर डाइपेप्टाइड के बजाय यहाँ पर ट्राईपेप्टाइड पूछा गया होता, वर्ड यहाँ पर डाई के बजाय अगर ट्राई यहाँ पर यूज किया जाता, तो इन केस ऑफ ट्राईपेप्टाइड आपने यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना था वो फार्मूला यूज करना था XN। ठीक है, तो यहां पर अब X क्या हो जाता, इसको XN कर लें या NX कह लें। ठीक है, N पावर X, तो N चले हम यहां पर वही नंबर ऑफ N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और जबकि X रिप्रेजेंट्स
जो भी आपको पॉलीपेप्टाइड बताई गई है ना, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, जो डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड आपसे पूछी जा रही है, डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड, तो उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, सही है। ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन जो आपको दिए गए, और ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड में। मिसाल के तौर पर डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड है यहां पर ट्राईपेप्टाइड, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कि 5 अमाइनो एसिड की मुख्तलिफ कम्बिनेशन से जो ट्राईपेप्टाइड्स बनेंगी वो कितनी होंगी। तो अब हमारे पास जो डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड है वो तो है ट्राईपेप्टाइड, उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होते हैं, लिहाजा x होगा 3, और जबकि n यहां पर 5 होगा तो 5 क्यूब, ठीक है, 5 क्यूब, तो 5 क्यूब कितना हो जाता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 125। सो 125 टाइप के ट्राईपेप्टाइड्स 5 अमाइनो एसिड से पॉसिबल हैं। जी बेटे, जी कुछ फरमाया किसी ने? काइंडली दोबारा समझा दे, मुझे समझ नहीं आई ये वाला जो ट्राईपेप्टाइड वाला, डाईपेप्टाइड की तो पता है, ये जी ट्राई वाला बिल्कुल, नहीं समझ आया। देखो मैं थोड़ा सा इसको साफ करके यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ए लेवल्स की बुक के अंदर गिवन होता है, जब ये टॉपिक ए लेवल्स के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है वहाँ पर ये वाली बात बताई जाती है, और चूंकि आपने ये सारे बुक्स को ही कवर करना है तो इस वजह से कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये आ सकता है। तो इसमें देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया ना कि व्हाट इज थ्योरेटिकल नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट डाईपेप्टाइड्स दैट मे बी असेंबल्ड फ्रॉम 5 अमाइनो एसिड्स, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था कि n स्क्वायर। आप n स्क्वायर के बजाय इस फार्मूले को यूं सपोज कर लीजिए कि ये फार्मूला है n पावर x, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, उन 2 वेरिएबल्स में एक है n, तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स गिवन, जो आपको टास्क में अमाइनो एसिड प्रोवाइड किए हुए हों, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 5 अमाइनो एसिड गिवन थे ना, और जबकि दूसरा जो वेरिएबल यहाँ पर x हमने एक्सपोनेंट के तौर पर रखा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब जो आपको क्वेश्चन के अंदर पॉलीपेप्टाइड बनाने को दी जा रही है, जैसे डाईपेप्टाइड, ये भी एक किस्म की पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, तो डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक हो गया। तो अब आपने इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो इस वक्त चूंकि हम डाईपेप्टाइड बना रहे थे, तो डाईपेप्टाइड बनाते हुए n की वैल्यू होगी आपके पास 5, और जबकि x की वैल्यू क्या होगी, डाईपेप्टाइड में जो कि 2 अमाइनो एसिड होते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो यहाँ पर तो आंसर इस क्वेश्चन का 25 आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं डाई के बजाय कह देता ट्राईपेप्टाइड, तो फिर ट्राईपेप्टाइड में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो फिर आप ये 5 के ऊपर 3 एक्सपोनेंट रखेंगे और 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 125, यानी 125 टाइप की ट्राईपेप्टाइड्स पॉसिबल हैं बाय यूजिंग 5 अमाइनो एसिड्स, सही। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे टेट्रापेप्टाइड पूछी जाए तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप यूं बस ये इस फार्मूले की मदद से आपको कोई भी पॉलीपेप्टाइड वर्कआउट करने की टास्क दी जाती है कि इतने अमाइनो एसिड बताओ कितने मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड पॉसिबल हैं, तो आप इजी वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात भाई? अब जी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डीएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हमने पढ़े थे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना आपस में, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होने का फायदा क्या है। तो पायरिमिडीन्स कैन फॉर्म 1 स्ट्रैंड एंड प्यूरिन द अदर, ये इसका फायदा है कि एक तरफ सारे प्यूरिन्स और एक तरफ सारे पायरिमिडीन्स। या पेयरिंग कैन अकर बिटवीन क्रोमेटिड्स, जो साइनेप्सिस होती है क्रोमेटिड्स के दरमियान यू पेयरिंग, क्या वो इससे पॉसिबल हो रही है। या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो एक्चुअली पहले दोनों के मुकाबले में ये जो तीसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा रेलिवेंट है कि ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसके ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से यूँ जुदा होते हैं, और उसके बाद इन दोनों के एक
कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड यूं तामीर होगा और यूं ओरिजिनल डीएनए जैसी 2 कॉपीज बन जाएंगी। तो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाती है, जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो। सही है। तो ये दरअसल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपस में, जबकि ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली। ये इसके लिए इसका कोई रिलेशन नहीं है कि भाई ये दोनों प्रोसेस एक साथ हों, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड। तो सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो ये ऑप्शन होगा। अच्छा, फिर नंबर 8, when iodine solution is poured onto a biological sample, its color turns to red, which indicates the presence of। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनको टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है, आयोडीन टेस्ट उसे कहते हैं। तो अगर किसी सैंपल पर वो डाला जाए और उसका कलर रेड में टर्न हो जाए तो इसका मतलब ग्लाइकोजन है, और अगर उसका कलर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब स्टार्च है। ठीक है, तो ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडीन टेस्ट अमूमन यूज किया जाता है। बेटी ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको माइक को ऑफ कर लीजिए। लिहाजा यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ग्लाइकोजन इन द सैंपल। ठीक है, ये यहां पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमने अपने लेक्चर के दौरान भी इस सवाल को डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज नॉट अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। लोग ये ट्राई वर्ड्स देखकर फौरन से ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड की तरफ जंप करते हैं, तो जबकि ये गलत हो जाएगा, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये वाली टर्म इसके लिए सूटेबल है। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स आप जानते हैं ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो इनएंशियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। तो आपने यहां पर चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मिरर इमेजेस है एक दूसरे का और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक को कंपेयर करते जाएंगे, एक एक ऑप्शन उठा के। जैसे ए और एच को कंपेयर किया जाए तो क्या ए और एच ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं? नहीं, ये कंप्लीटली मिरर इमेजेस नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है। अच्छा, बी और एच को अगर देखा जाए तो बी और एच ये भी मिरर इमेजेस नहीं है। अच्छा, डी और ई, तो डी और ई इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये भी यहाँ पर फर्क नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर सी और एच, तो सी और एच को अगर देखा जाए, सी ये रहा और एच ये रहा, तो ये भी मिरर इमेज नहीं है। तो इसका मतलब है नन ऑफ देम। सो कोई भी इनमें एनएंशियोमर नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को आपने जस्ट एनालाइज करके देखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, मिरर इमेजेस किसको कहते हैं? देखो बेटे, मिरर इमेजेस जो होते हैं ना, ये लेक्चर के दौरान हमने ये टॉपिक पढ़ाया था। उसमें देखो, मिसाल के तौर पर मैं ये इसका मिरर इमेज बनाता हूँ, तो ये जो चले इसका बनाता हूँ, ये सामने जो बना हुआ है ना, तो इसके साथ में यहाँ इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, तो वो ये जो नॉन कायरल कार्बन होता है, नॉन एसिमेट्रिक कार्बन, ये तो एज इट इज होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जितने भी ये कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर, जैसे ये सेकंड कार्बन, इस पर OH लेफ्ट है तो यहाँ पर OH राइट आना चाहिए मिरर इमेज में। यहाँ पर फिर लेफ्ट है तो इधर OH राइट आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट कार्बन पर OH लेफ्ट है तो यहाँ पर राइट आना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ये OH राइट है तो यहाँ पर OH लेफ्ट आना चाहिए। सही। और ये जो आखिरी कार्बन है ये अगेन नॉन एसिमेट्रिक कार्बन है, नॉन कायरल कार्बन है, ये एज इट इज यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो आप ये इस हिस्से में देखिए, ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम्स हैं विच आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, इन कार्बन एटम्स के ऊपर ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड देयरफॉर दीज टू आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। तो इनमें से एक इनएंशियोमर को क्या कहते हैं भाई? डी शुगर, और दूसरे को क्या कहते हैं? एल शुगर। तो मैंने आपको बताया था कि डी और एल की पहचान कैसे होती है, शाबाश,
कहां से होगी? पेनल्टीनेट कार्बन पेनल्टीनेट कार्बन, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसके ऊपर अगर OH राइट है सो दिस वुड बी कॉल्ड एज डी शुगर, और ये इसके ऊपर लेफ्ट है तो ये हो गया एल शुगर। तो ये एक डी शुगर दूसरे एल शुगर की ये इनएंशोमर होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। तो ट्राइग्लाइसराइड जो कि एक फैट या ऑयल मॉलिक्यूल होता है, फैट या फिर इसको ऑयल भी कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इसमें एक ग्लाइसरोल होगा और 3 फैटी एसिड्स होंगे। ट्राइग्लाइसराइड में ट्राई इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर 3 फैटी एसिड्स। तो 1 ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड ये गलत है, 1 ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड ये राइट आंसर होगा। 3 ग्लाइसरोल नहीं होगा, 3 ग्लाइसरोल ये नहीं होगा, लॉन्ग चेन वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ऐसे ये आंसर बन रहा है। उसके बाद हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन एटीपी। तो देखो मैंने आपको ये समझाया था कि आपको ना पहले से ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं। तो आप देखो ये एटीपी के अंदर एक अदद है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा यहां पर पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के अंदर कार्बन होंगे, फॉस्फेट में तो कार्बन होंगे नहीं। ठीक है, पेंटोज में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 5। और तीसरा इसके अंदर कंपोनेंट है एडेनिन। अच्छा, तो जो एडेनिन टाइप की नाइट्रोजनस बेस है ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होती है, इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एडेनिन एक प्यूरिन है और इसमें कितने कार्बन हैं। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। और जो पायरिमिडीन टाइप की बेसिस होती है उनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, सिवाय वो थाइमीन के जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एक एडिशनल कार्बन आ जाएगा, उसमें 5 होंगे। अदरवाइज 4 कार्बन होते हैं पायरिमिडीन में और 5 कार्बन होते हैं प्यूरिन में। तो अब ये 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो राइट आंसर इज 10। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो यहां पर हम कौन सा मॉलिक्यूल प्लेस करें तो ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो इसमें देखिए अल्फा ग्लूकोज और फिर बन क्या रहा है? सुक्रोज और वाटर। तो इसका मतलब है कि अल्फा ग्लूकोज के साथ बीटा फ्रक्टोज कंडेंस होगा तो सुक्रोज बनेगा। तो बीटा फ्रक्टोज ये है, सुक्रोज की कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। तो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 14, जनरली हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ फैट और ऑयल मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था फैट और ऑयल ये दरअसल ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड के अंदर कितने फैटी एसिड होंगे? तो इसमें 3 होंगे। हालांकि वैसे एक असाइल ग्लाइसरॉल में कम से कम एक फैटी एसिड होता है, लेकिन जब भी जनरली बात की जाए तो जो मोस्ट कॉमन टाइप के साइल ग्लाइसरॉल्स होते हैं सच एज ट्राइग्लाइसराइड, उनकी बात हो रही होती है, लिहाजा यहां पर 3 आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद when 3 fatty acids are condensed with glycerol molecule which of the following can be produced। तो जब 3 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से मिलेंगे तो यही जो ट्राइग्लाइसराइड था यही बनेगा। तो ट्राइग्लाइसराइड क्या ये पॉलीमर है? नहीं भाई, ये पॉलीमर हरगिज नहीं है। पॉलीमर होता है जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने। ठीक है, तो यहां पर ये जो 3 फैटी एसिड हैं, बच्चे ये समझ रहे होते हैं शायद ये रिपीटेडली अरेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम पॉलीमर में इंक्लूड नहीं करेंगे। सही, तो ये पॉलीमर नहीं बनेगा। असाइल ग्लाइसरॉल जरूर बनेगा क्योंकि ट्राइग्लाइसराइड जो होते हैं असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं, और वाटर भी एलिमिनेट होता है। ये कंडेंसेशन, ये स्टेरिफिकेशन टाइप के रिएक्शंस हैं और वाटर भी एलिमिनेट होगा। तो इसका मतलब 2 and 3, तो 2 and 3 ये आंसर यहां पर सुटेबल है। नंबर 16, DNA and RNA show differences in which of the following components। फॉस्फेट ग्रुप, क्या फॉस्फेट ग्रुप के लिहाज से DNA RNA को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि ये कॉमन कंपोनेंट है दोनों का। ठीक है, 5 कार्बन शुगर्स, तो 5 कार्बन शुगर्स यस, डीएनए के अंदर ये 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में ये राइबोज शुगर है। और फिर नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स, क्या प्यूरिन्स के बुनियाद पर डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि प्यूरिन की 2 टाइप्स हैं, एक है एडेनिन और दूसरा ग्वानिन, और डीएनए आरएनए दोनों के अंदर ये यकसा तौर पर मौजूद है। हाँ, यहाँ पर अगर पायरिमिडीन का जिक्र होता तो हम उसको भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि पायरिमिडीन की एक किस्म है थाइमीन जो डीएनए में मौजूद है और यूरेसिल आरएनए में इसकी जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वजह से ना ही ये 1 और ना ही 3, सिर्फ ये 2 की बुनियाद पर डीएनए आरएनए को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 2 ओनली। सही है, सो दिस इज द राइट आंसर।
जी नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डायस्टीरियोआइसोमर्स। डायस्टीरियोआइसोमर्स, आप इसकी डेफिनेशन याद करें, ये मैंने आपको बताया था कि जो मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर डिफरेंस शो करें, मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन्स के ऊपर जहां डिफरेंस आपको नजर आए दो मोनोसेक्राइड में, तो वो दरअसल डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप सिर्फ उन ऑप्शंस को कंपेयर कर करके देखें। जैसे ए और डी को पहले हम कंपेयर करेंगे, तो ए इसमें देखिए सारे OH राइट हैं, और डी, तो डी के अंदर ये दो OH ग्रुप जो हैं लेफ्ट हैं, और दो, यानी एक से ज्यादा कार्बन्स के ऊपर डिफरेंस है। यस है बिल्कुल, तो इसका मतलब ए एंड डी आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा ए और एफ को देख लें भाई, ए ये रहा और एफ ये रहा, तो इसमें देखो सारे राइट थे। यहाँ पर एफ में देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा पर डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डायस्टीरियो आइसोमर, तो ए एंड एफ ये भी डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। ए एंड जी, तो ए के साथ जी को कंपेयर किया जाए तो अगेन यहां पर एक से ज्यादा कार्बन्स के ऊपर डिफरेंस है। यस ये भी, तो इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा है, तो ये ऑल ऑफ देम वाला आंसर यहां पर होगा। चलें ए और एच को भी कंपेयर कर लीजिए, तो ए के साथ ये एच भी एक से ज्यादा कार्बन्स के ऊपर डिफरेंस शो कर रहा है, सो इट मींस ऑल ऑफ देम आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा नंबर 18, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर शोन बाय द फॉलोइंग सेगमेंट। जी बेटा सर ए और एच तो सिर्फ एक में फर्क नहीं शो हो रहा, ए और एच में तो। ए और एच की आप बात कर रहे हैं, ये जी सर देखो ए में सारे के सारे, ये आपने सिर्फ इनके ऊपर गौर करना है, ये कार्बन 2, 3, 4 एंड 5 सारे राइट साइड पर हैं। अच्छा अब एच में देखिए, एच के अंदर ये देखो सेकंड के ऊपर लेफ्ट है, डिफरेंस आ गया, थर्ड के ऊपर लेफ्ट है, डिफरेंस आ गया, फोर्थ पर लेफ्ट है, डिफरेंस आ गया, 3 कार्बन्स पे डिफरेंस है भाई। जी सर मैं उसको वो सुपर इंपोज। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नंबर 18, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर शोन बाय द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को हमने यहाँ पे एग्जामिन करना है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसमें ये देख लीजिए कि टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं। अब टोटल अमाइनो एसिड को पता चलाने का तरीका ये कि यहाँ पर जो ये आर ग्रुप्स दिए हुए ना, ये अमाइनो एसिड्स हैं। ये एक अमाइनो एसिड हो गया, R2 दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, R3 तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा और ये छठा। चूंकि यहाँ पर 6 अमाइनो एसिड्स की ये एक चेन बनाई हुई है, तो अगर अमाइनो एसिड 6 हो तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं, 5। तो एक तो ये तरीका यूं हम, दूसरा इसका तरीका क्या है इसको ऑब्जर्व करने का, इसमें हम यूं पेप्टाइड बॉन्ड्स को बाकायदा शनाख्त करें। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन है और ये नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप का है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड तो ये रहा, फिर इसी तरह से दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। तो आप यूं पेप्टाइड बॉन्ड्स को डायरेक्टली काउंट कर लें, ठीक है, फिर चौथा पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। अच्छा फिर ये एक और पेप्टाइड बॉन्ड आपके सामने, तो ये अभी यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो राइट आंसर यहां पर 5 हो जाएगा। जी भाई उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फीचर ऑफ द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो टर्शरी कन्फॉर्मेशन होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर, उसका मेजर फीचर क्या है, किस बुनियाद पर हम उसको स्टेबल टर्शरी कन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो उसका फीचर क्या है कि अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इन विच द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इन द सेंटर एंड द, जी बिल्कुल, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है अंदर हो और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो सरफेस पर हो, तो ऐसी सूरत में वो स्टेबल होता है। A globular structure in which hydrophilic amino acids are buried in the center, no, ये गलत है। A complex structure that consists of a cluster of globule, ये तो quaternary structure हो गया, ये तो tertiary होगा ही नहीं। A protein that consists of multiple polypeptide, ये भी quaternary structure बनाएगा, इसमें भी tertiary structure, stable tertiary structure नहीं stable हो सकता, तो right answer ये A बनेगा यहाँ। अच्छा 20, how many glycerol molecules are generally present in a fat or oil molecule। तो
जनरली बात की जाए या स्पेसिफिकली फैट या ऑयल के अंदर एक ही ग्लाइसरॉल होता है। जी आदिल, क्या सवाल है बेटे? सर ये हाइड्रोफोबिक सेंटर में होने की क्या सिग्निफिकेंस है सर, ये काइंडली दोबारा बताइएगा। देखो, जो कोई ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर हो ना जिसमें ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इधर सेंटर के अंदर हो और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पर हो, ये फर्ज कर लीजिए कि ये ब्लू पोर्शन हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है और रेड पोर्शन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। तो अगर ये ग्लोब्यूल कोई इस तरह का ग्लोब्यूल बन जाए तो फिर ये ग्लोब्यूल अकेला सर्वाइव कर सकता है, एक्वस मीडियम के अंदर अकेला परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर दैट कैन इजीली एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। अगर ये हाइड्रोफोबिक रीजन इसका सरफेस वाली साइड पर हो तो फिर ये एक्वस मीडियम के अंदर अनफिट होगा, अपने आप को ये स्टेबल शो नहीं करेगा, किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसको लाजमी तौर पर अपने जैसे किसी दूसरे ग्लोब्यूल के साथ फिर क्लस्टर करना पड़ेगा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में तब्दील होना पड़ेगा, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में कायम नहीं रह पाएगा। सही, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन कायम रहती हैं उनका मेजर फीचर यही है कि उनका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो सेंटर के अंदर बरीड हो जाता है और जबकि हाइड्रोफिलिक रीजन सरफेस के ऊपर रहता है। ये है हाइड्रोफोबिक। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई? इन द सेंस। यस सर, थैंक यू सो मच। जी 21 अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड। तो यहां पे गौर कीजिए कि डीऑक्सीराइबोज होने की वजह से ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बनेगा, मोनोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, यानी ये एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, आरएनए का नहीं होगा। तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी में हमने सीखा था कि वो स्मॉल डी जरूर लगा होता है शुरू में, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये साइटोसिन मोनोफॉस्फेट ये भी गलत है और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट ये भी गलत है। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो हैं वो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट पिक कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर राइबोज होता तो फिर वाकई ही ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे राइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबोज गिवन है। तो इसके लिए सही टर्म बननी थी डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि अवेलेबल नहीं है, लिहाजा राइट आंसर इज नन ऑफ देम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसिन, राइबोज एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड। यस, अब ये वाली टर्म आएगी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो देखो, ये साइटोसिन मोनोफॉस्फेट ही नहीं, साइटिडीन अगर हो तो फिर उसको हम पिक करेंगे। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट ये गलत है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ये कहा जा सकता है इसको, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मोस्ट अप्रोप्रिएट की। तो अगर चाहिए न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट करेक्ट है, डीऑक्सीसाइटिडीन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइबो न्यूक्लियोटाइड ये दुरुस्त है, ये भी इसके लिए टर्म यूज की जाएगी क्योंकि राइबोज शुगर है ना, तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। और राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ये भी दुरुस्त है। अब 3 यहां पर करेक्ट हैं, लेकिन हमने चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी होगी? अब देखो, ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये जनरलाइज टर्म है, इसमें पता नहीं चलता कि कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। इसके मुकाबले में न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, अगरचे यहाँ पर नंबर ऑफ फॉस्फेट का अंदाजा हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड वर्ड से ये पता नहीं चल रहा है कि ये डीएनए से ताल्लुक रखता है या आरएनए से, जबकि यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि ये राइबोज कंटेन कर रहा है। लिहाजा फिर ज्यादा सूटेबल टर्म क्या बनी यहाँ पर? राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो ये आंसर यहाँ पे हम पिक करेंगे। ये आपको क्लियर हुई कि 3 बातें यहाँ पर दुरुस्त थी, लेकिन उनमें से जो एक ज्यादा सूटेबल है उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे। अगर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट के बजाय मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ना भी यूज किया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाएगी, तो फिर भी आप ये इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगरचे 3 ऑप्शन दुरुस्त हैं, लेकिन जो ज्यादा करीब तर आंसर होता है ना उसको फिर प्रेफर किया जाता है। देखो, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक असूल ये होता है कि अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उसमें से ज्यादा जो करीब तर आंसर है वो दुरुस्त आंसर माना जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस जो गिवन हो वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी उनमें कोई हम यूं प्रेफर नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर फिर वो बोथ ऑफ देम वाला ऑप्शन गिवन होता है, वहाँ पर उस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बोथ ऑफ देम इस तरह का ऑप्शन गिवन भी नहीं है और यूं अलग अलग ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपने फिर उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से वाली बात ज़्यादा उसके करीब तर है, उसको आपने प्रेफर करना है।
जी नंबर 23, इफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन द आरएनए, जरा केयरफुल हो जाए, आरएनए की बात हो रही है यहाँ पर, is 36% of the total nitrogenous bases, what will be the amount of guanine in that RNA? तो कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि आरएनए में बाकी नाइट्रोजनस बेसिस या कोई भी दूसरी नाइट्रोजनस बेस कितनी होगी अगर एक नाइट्रोजनस बेस गिवन हो, क्योंकि हम जिस असूल के तहत ये वर्कआउट करते होते हैं, दैट इज कॉल्ड शरगास रूल, वो आरएनए पर एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड। हो सकता है बाज बच्चों ने यहाँ पे मेहनत की हो कैलकुलेशन की कि वो मेहनत की थी। हाँ जी मेहनत की थी ना, ये मेरा गलत हुआ था जी बिल्कुल, आप नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे हैं, अगर 1000 बच्चों से ये सॉल्व करवाया जाए ना तो उसमें से आप यकीन करें कि 900 से ज्यादा बच्चे इसको गलत करेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर बनेगा कि नॉट बी प्रोडिक्टेड। लेकिन अब इंशाल्लाह गलती नहीं होगी, अब आपको ये प्रैक्टिस होगी, अब गलती नहीं होगी। 24th, in the eukaryotic mRNA molecule there are 90 nucleotides involved in the translation process. What is the number of amino acid in the protein formed by this mRNA? देखो अगर 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं mRNA के अंदर, सही है, mRNA की बात हो रही है, उसमें 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इसका मतलब है 90 न्यूक्लियोटाइड से जो कोडॉन्स बनेंगे उनकी तादाद कितनी होगी, तो इससे जो कोडॉन्स बनेंगे वो 30 कोडॉन्स होंगे। ऐसा ही है क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड mRNA के अंदर एक कोडॉन बनाते हैं, और आपको पता है कि ये जो एक कोडॉन है एक अमाइनो एसिड का कोड है, दिस वन कोडॉन कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, तो 30 कोडॉन्स हैं, तो इस लिहाज से 30 अमाइनो एसिड होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि किसी भी mRNA के अंदर जो आखिरी कोडॉन होता है वो नॉनसेंस कोडॉन होता है, लेकिन वो इतना भी नॉनसेंस नहीं होता, वो दरअसल स्टॉप कोडॉन के तौर पर एक्ट करता है, और उसका काम ये होता है कि उसने ट्रांसलेशन को रोकना है। तो वो जो आखिरी कोडॉन है वो तो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा क्योंकि नॉनसेंस है, वो अमाइनो एसिड की ट्रांसलेशन को रोकेगा। तो इस तरह से इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन के जरिए जो पॉलीपेप्टाइड अराइज होगी उसमें फिर कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, 30 तो नहीं होंगे, उसमें होंगे 29। सो देयरफॉर 29 आंसर इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पर अगर व्हाट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय दिस, तो यहाँ पर देखो ये एग्जैक्ट नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर वर्डिंग में यूं होता है ना कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर वर्ड आ जाता है अप्रोक्सीमेट, तो जब भी इस तरह अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया हो वर्डिंग के अंदर, फिर जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट आंसर आप तलाश करें। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये जो 29 वाला ऑप्शन है ये गिवन ना होता, ठीक है, यहाँ पर कि नॉट बी प्रेडिक्टेड के बजाय हम यहाँ पर दे देते नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ देम दे देते हैं यहाँ पर, तो और यहाँ पर लिखा होता है अप्रोक्सीमेट, तो फिर आप क्या करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जब पूछा जाता फिर राइट आंसर ये 30 वाला आपने पिक करना था, फिर नन ऑफ देम की तरफ नहीं जाना था, फिर आपने ये नहीं सोचना था कि यहाँ पर तो आंसर 29 होना चाहिए और वो गिवन नहीं है तो नन ऑफ देम होगा, सही है। तो ये ज़रा केयरफुल रहना है, ये वर्डिंग का बड़ा खेल होता है, और एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बैठ के बड़ा सोचो विचार करते हैं कि हम किस तरह से अच्छे अच्छे बच्चों से गलती करवाएं, और बड़ी मेहनत होती है इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन करने में। अच्छा 25, when alpha glucose is condensed with beta fructose, which of the following can be produced? अब देखो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज अभी हमने डिस्कस किया, ये कोई सक्रोज टाइप का चीज़ है जो बननी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पर गिवन ही कोई नहीं है, सही है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैन बी प्रोड्यूस, तो आप याद करो कि जब सुक्रोज बनता है तो साथ वाटर भी बनता है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ ऑप्शंस में वाटर गिवन है, लिहाजा आप ये वाटर को यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो वाटर कैन बी प्रोड्यूस, लेकिन अगर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड वर्ड यूज हो जाता, तो डाइसेक्राइड फिर वो पर्टिकुलर डाइसेक्राइड नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर नन ऑफ देम की तरफ हम जाते हैं, सही। नंबर 26, biochemical analysis of the sample of DNA showed that 40% of the nitrogenous bases was cytosine, ठीक है, ये DNA का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, 40% साइटोसिन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बेसिस वुड बी एडेनिन, तो ये बिल्कुल यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देखो अगर ये आपके पास साइटोसिन का अमाउंट 40% है, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो ग्वानिन होता है जो उसके बराबर है वो भी फिर 40% ही होगा, तो ये दोनों को समअप किया जाए तो ये बन जाता है 80। तो अगर 100 में से 80 को माइनस किया जाए
तो आपके पास बच गया 20। तो इसका मतलब है कि ये 20 जो है ये एडनिन प्लस थाइमीन है, सही। तो अगर हम ये 20 को डिवाइड कर दें इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरह से आपके पास एडनिन का अमाउंट कितना हो जाएगा। सो देयरफॉर एडनिन हैज़ 10%, तो राइट आंसर शुड बी 10। इस तरह से ये कैलकुलेशन पॉसिबल थी, चूंकि डीएनए के मुतालिक सवाल पूछा गया था जी। उसके बाद इन द टर्म ट्राइग्लाइसराइड द वर्ड ट्राई इंडिकेट्स दैट इट हैज, तो ये जो ट्राई का मतलब था 3, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इट हैज 3 ग्लाइसरोल। नो, ग्लाइसरोल तो एक ही होता है। 3 OH ग्रुप्स, नो। 3 एस्टर बॉन्ड्स, अगरचे एस्टर बॉन्ड होते हैं 3 उसमें, लेकिन ये ट्राई दरअसल नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड को इंडिकेट नहीं कर रहा। 3 फैटी एसिड्स के लिए ये दरअसल टर्म यूज की जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइग्लाइसराइड। सो राइट आंसर इज 3 fatty acids. 28. All of the following relations of nitrogenous bases in the DNA must be correct except, ठीक है, सारी इसमें करेक्ट होंगी एक्सेप्ट 1। तो G प्लस C ये लाजमी करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, G इज इक्वल टू 50% माइनस A, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो G और A, हाँ जी, G और A मिलकर 50% बनाते हैं ना, तो अगर 50% में से A माइनस किया जाए तो वो G होगा डेफिनेटली। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, A प्लस G ये प्यूरिन्स हैं और इनका टोटल अमाउंट पायरिमिडीन्स के इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। A प्लस T ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। G प्लस C ये भी बराबर नहीं होते, ये तो पेयर बना रहे होते हैं ना। सॉरी, A प्लस T जो है ना ये बराबर होते हैं, सही, और G प्लस C बराबर होते हैं, सही। तो अगर A और प्लस T तो ये दोनों बराबर होंगे, हाँ जी, ये वाली बात दुरुस्त हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये वाली बात तो हमेशा दुरुस्त है। हाँ देखो यहाँ पर पता है क्या है, देखो ये यहाँ पर बात हो रही है कि मस्ट बी करेक्ट, ये मे भी करेक्ट हो सकता है। जैसे अभी मैंने बात की थी ना, एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अगर सपोज करो कि एडेनिन इज 25%, सपोज दैट, तो ऑब्वियसली थाइमीन वुड आल्सो बी 25%। तो अगर ये 25 तो इसका मतलब है ग्वानिन भी 25% होगा फिर, और फिर साइटोसिन भी 25% होगा। तो ऐसी सूरत में ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये वाली सिचुएशन जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी सिचुएशन हो, ये हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहां पर बात की गई है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए मस्ट बी करेक्ट। बाकी जो है ना उनमें कोई डाउट नहीं है, वो लाजमी करेक्ट होंगी, जबकि ये करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लिहाजा यही इसका आंसर बनेगा। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद फिर 29, डीएनए वेरीज फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। जी लबीबा बेटे, क्या सवाल है? सर, ये तो जरूरी नहीं है कि ये ग्वानिन और एडेनिन ये दोनों 50% हैं। ग्वानिन और एडेनिन ये दोनों तो लाजमी 50% होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो कैसे? नहीं सर, वो बी ऑप्शन है ना, वो सर। हाँ, जो ये बी ऑप्शन है, जी बिल्कुल, ये दोनों प्यूरिन बेसिस है ना बेटे, तो जो टोटल प्यूरिन और टोटल पाइरिमिडीन बराबर होते हैं ना, तो ये जो टोटल प्यूरिन्स होंगे जाहिर है ये 50% ही होंगे फिर। समझ आई बात? क्लियर? ओके सर। जी जी। ओके, 29, डीएनए वेरीज फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी इन इट्स बेस पेयर बॉन्डिंग। जो बेस पेयर बॉन्डिंग है उसमें कोई डिफरेंस होता है स्पीशी टू स्पीशी के? सर मेरे ख्याल जी सर नहीं होता ना सर। हाँ, मतलब बिल्कुल, जो बेस पेयर बॉन्डिंग है वो तो एक ही जैसी होती है ना, कि एडेनिन ने थाइमीन के साथ पेयरिंग करनी है और ग्वानिन ने साइटोसिन के साथ करनी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल हर एक स्पीशी में एक ही जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, रिलेटिव यहाँ पर होता है ना नंबर ऑफ बेस पेयर, तो वो फिर फर्क हो सकता था, लेकिन बेस पेयर बॉन्डिंग की बात हो रही है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, हाँ जी,
ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस का रिलेटिव अमाउंट है स्पीशी टू स्पीशी, ये जरूर डिफर करता होगा. सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, यस दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. तो इसका मतलब 2 and 3, तो 2 and 3 ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकते हैं इन द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. फिर 30 है द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA ट्रिपलेट फॉर द डीएनए ट्रिपलेट GAT वुड रीड एज, देखो GAT अगर ये डीएनए का ट्रिपलेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के अंदर ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा, G के कॉम्प्लीमेंट्री होता है C और A के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए RNA के अंदर, यूरेसिल. वेरी गुड, क्योंकि RNA की बात हो रही है तो वहां T नहीं होगा, वहां यूरेसिल. और T के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, एडेनिन. तो CUA इज द राइट आंसर. अच्छा, हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन NADP? ये भी मैंने लेक्चर में समझाया था आपको कि एक NADP के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. NADP में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं क्योंकि NADP मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें एक न्यूक्लियोटाइड ये उसका यहाँ पर इधर फॉस्फेट ग्रुप है और इधर ये निकोटीन बेस है, ठीक है. और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसमें ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन इन दोनों के फॉस्फेट्स ने आपस में यूँ लिंक किया होता है. तो मैंने कहा था कि एक और एडिशनल फॉस्फेट होता है NADP में और वो फॉस्फेट ये इस जगह पे लगा हुआ होता है. तो इस तरह से टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप्स वुड बी प्रेजेंट इन NADP. अगर NAD की बात होती तो 2 फॉस्फेट होते हैं जी. फॉस्फेटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ, फॉस्फेटिडिक एसिड इनके बीच कौन सा, जी बेटा, इनके बीच बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फेट फॉस्फेट के? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही है, लेकिन ये जो आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड होता है वो उससे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है. आमतौर पर तो एक फॉस्फेट दूसरे ये शुगर के साथ वो बॉन्ड बना रहा होता है ना, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के फॉस्फेट्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. अच्छा, तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड जो फॉस्फोलिपिड का एक मेजर इंग्रेडिएंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, उसमें एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल होगा, 2 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड नहीं, ये गलत हो जाएगा, 1 ग्लाइसरोल एंड 1 फैटी एसिड, ये भी गलत हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद डायसाइल ग्लाइसरोल, यस, एक ग्लाइसरोल प्लस 2 फैटी एसिड, तो ये डायसाइल ग्लाइसरोल एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट कंपोजिशन बताई हुई है. 3 ग्लाइसरोल गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर ये बनेगा यहाँ. So which one of the following is the characteristic of saturated fats which distinguish them from unsaturated fats? Saturated fats यानी जिसमें वो saturated fatty acids ज़्यादा होंगे, तो फ़र्क क्या है उसमें? यानी बेसिकली ये saturated fatty acids के वाले से बात हो रही है. They contain high proportion of hydrogen. Yes, saturated fats में high proportion of hydrogen होगा और ये distinguishing character है. They contain double bond in the carbon chain. ये तो unsaturated में होता है. हमने देखना है कि which of the following is the characteristic of saturated fat. Keep in your mind. हमने यहाँ से saturated fats की characteristic को pick करना है जो कि use की जाएगी difference करने के लिए. तो ये वाला जो second option है ये तो character है unsaturated fat का, इस वजह से इसको तो reject कर देंगे हम. अच्छा, दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन हाई नहीं होता, हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन हाई होता है, इस वजह से ये भी गलत है. दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली फैटी एसिड ग्लाइसरोल, तो ये भी कोई ऐसा डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर नहीं है, दोनों ही फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के बने हुए होते हैं. अच्छा, दे आर हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक दोनों ही होते हैं, बल्कि जो अनसैचुरेटेड है दे आर मोर हाइड्रोफोबिक. तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ये ए है. Then next is which of the following pairs are epimers? Epimers ये भी स्टीरियो आइसोमर की एक किस्म है. इसमें exactly on only 1 asymmetric कार्बन के ऊपर डिफरेंस पाया जाता है. Only at only 1 asymmetric कार्बन, सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन पर डिफरेंस होगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है, आपने यूं एक एक पेयर को उठा के यूं कंपेयर करते जाना है. ए और एच, तो ए सारे राइट साइड पर हैं, एच इसमें देखिए ये 3 लेफ्ट हैं और 1 राइट है, तो यहाँ तो 3 कार्बन पे डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है. बी एंड एच, बी ये रहा, सिर्फ 1 लेफ्ट है बाकी राइट है, तो एच कहाँ है, एच ये रहा, तो इसमें देखो ये 3 लेफ्ट हैं 1, तो इसमें भी 1 से ज़्यादा पर डिफरेंस है. डी एंड ई,
डी एंड ई, 2 लेफ्ट और ये 2 राइट, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा कार्बन पर डिफरेंस हो गया। सी एंड एच, सी और एच, तो इसमें एक लेफ्ट है बाकी राइट है, और इधर भी डिफरेंस एक से ज़्यादा कार्बन पे हो गया। आखिरी देखिए जी एंड एच, अल्लाह करे अब ये हो जी एंड एच, तो इसमें देखिए ये राइट ये लेफ्ट, इधर डिफरेंस है, ये दोनों इधर लेफ्ट हैं इधर लेफ्ट हैं और ये राइट है। यस, जी एंड एच सिर्फ ये इस जगह पर डिफरेंस शो कर रहे हैं इस कार्बन पर, बाकी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। सो देयरफॉर जी एंड एच आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जी फातिमा बेटे क्या सवाल है? क्या इनैंशियोमर्स भी एपिमर्स होते हैं? ना, इनैंशियोमर एपीमर्स कैसे हो सकते हैं? इनैंशियोमर क्योंकि सर उनके जो पेनल्टी में कार्बन होगा उसके ऊपर भी मतलब OH की पोजीशन डिफरेंट होगी। हाँ, OH की डिफरेंस होगी और बाकी कार्बन्स पर भी डिफरेंट होगी, यानी उसमें तो उसके सारे के सारे कार्बन अपोजिट ही वो ओरिएंटेशन शो कर रहे होते हैं। जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन है उसके अंदर तमाम एसिमेट्रिक कार्बन्स के ऊपर आपको वो मिरर इमेज नजर आ रहा है ना, अपोजिट कंडीशन नजर आ रही है। वो एपीमर कैसे हो सकते हैं? एपीमर तो वो होते हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही कार्बन पर डिफरेंस दिखाए, बाकी कार्बन्स के ऊपर उनकी ओरिएंटेशन एक ही जैसी हो। क्लियर? ठीक हो गया सर, थैंक यू। गुड। हाँ जी, तो अब देखिए 35, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फैटी एसिड? फैटी एसिड में रेंज क्या होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की? तो ये होती है 2 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ मिलती जुलती टर्म्स दी हुई हैं, 3 to 7 ये मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रेंज है, और 3 to many thousand ये ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स में रेंज है, और ये 2 to 10 वो नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट ओलिगोसेक्राइड में। तो यहाँ पर अक्सर दिमाग घूम जाता है कि बात किसके मुतालिक हो रही है, तो इस वजह से केयरफुल रहिए, फैटी एसिड के मुतालिक की बात हो रही है। 36, which following is the model of an amino acid, which of the given option is represented by R? तो इसका ये जो R है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिंगल हाइड्रोजन और मिथाइल और इवन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, देखो ये ग्लाइसिन के केस में सिंगल हाइड्रोजन है, एलानिन के केस में ये मिथाइल है, और बाकी का जो अमाइनो एसिड उसमें और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होगी। सिंगल हाइड्रोजन, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन नो, या एडिशनल अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप नो, और एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगरचे देखो ये तीनों वाली बातें जो है ना ये दुरुस्त हैं कि आर ग्रुप, अगर आपसे पूछा जाए ना कि आर ग्रुप किस किस पर मुश्तमिल होता है, तो इसमें एडिशनल अमाइनो ग्रुप भी होता है, इसमें एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है, इसमें सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, रिप्रेजेंटेशन पूछी जा रही है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन ए ऑप्शन के अंदर गिवन है, इस वजह से हम ए को पिक कर रहे हैं। 37, इन द टर्म पॉलीसेक्राइड द वर्ड पॉली रेफर्स टू। देखो मैंने कहा था कि पॉली वर्ड मुख्तलिफ टर्म्स में यूज होता है, तो इसका मतलब डिफर कर रहा होता है, होता तो मतलब मैनी है लेकिन हर जगह पर इसकी रेंज मुख्तलिफ होगी। तो पॉलीसेक्राइड में इसका मतलब होगा मोर देन 10। ठीक है, तो मोर देन 10 वाला ऑप्शन यहां पे हम पिक करेंगे। हालांकि वो जो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड था वहां पर ये मोर देन 1 ऑप्शन मीनिंग शो कर रहा होता है। अच्छा 38, एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीसेक्राइड? तो पॉलीसेक्राइड में एटलीस्ट आपने चूज करना है। पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो मोर देन 10 की रेंज शुरू होती है 11 से, लिहाजा यहां पर राइट आंसर 11 होगा कि एटलीस्ट 11 सेक्राइड यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पॉलीसेक्राइड। अच्छा उसके बाद नंबर 39, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 360 अमाइनो एसिड्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा हेलिक्स। हाउ मेनी टर्न्स वुड बी प्रेजेंट इन इट्स अल्फा हेलिक्स? तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें हर एक टर्न के अंदर तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको यहाँ बताया गया होता कि इतने टर्न्स हैं तो टोटल अमाइनो एसिड कितने होंगे, तो आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ टर्न्स को, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताए गए हों जैसा कि यहाँ पर है, और आपसे टर्न्स की तादाद पूछी जाए, तो आप इसको 3.6 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 100 टन्स। तो राइट आंसर क्या बना यहाँ पे? 100। क्लियर होगी बात?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द सैचुरेशन फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर, इसमें 3 फॉस्फेट, शुगर, राइबोज नजर आ रही है, और ये नाइट्रोजनस बेस अगर गौर करें तो ये एडेनिन है। तो ये क्या बना, ये तो कोई एटीपी लग रहा है, सही है। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म हमने चूज करनी है न्यूक्लियोटाइड, अगरचे दुरुस्त है ये। गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल गलत है। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये भी दुरुस्त है, और राइबो न्यूक्लियोटाइड ये भी दुरुस्त है। तो न्यूक्लियोटाइड के मुकाबले में राइबो न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है, लेकिन इसके भी मुकाबले में जो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये ज़्यादा करीबतर टर्म है। तो ये वाली टर्म हम पिक करेंगे, ये इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही जी। बिहा बेटे क्या सवाल है? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 39 वाला दोबारा समझा दें। जी बेटा देखो, इसमें ऐसा होता है कि एक टर्न जो होता है ना, वन टर्न ऑफ द अल्फा हेलिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3.6 अमाइनो एसिड। 3 अमाइनो एसिड मुकम्मल मौजूद होंगे एक टर्न में, और चौथे अमाइनो एसिड का कुछ हिस्सा उस टर्न के अंदर होगा, कुछ अगले टर्न में होगा। यानी एक टर्न की लेंथ तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड बन रही है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इस अल्फा हेलिक्स के अंदर सपोज कीजिए 100 टर्न्स मौजूद हैं, आपको टर्न्स का नंबर बताया हुआ है, देयर आर 100 टर्न्स, और आपसे कहा जाता है कि आप बताओ कि इसमें अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 के साथ, ठीक है। 100 इंटू 3.6, तो ये आपके पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ गया। और कितने आए हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड? 360। अब अगर आपको ये रिवर्स ऑर्डर में अब सवाल दिया हुआ है, आपको अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड गिवन हो कि 360 अमाइनो एसिड हैं, और बताओ टर्न्स की तादाद कितनी है, अब टर्न्स पूछे गए आपसे। तो अब आपने क्या करना है, 360 को डिवाइड कर देना है 3.6 के साथ। तो 360 इसको 3.6 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो 100 इज देयर फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 3.6 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं हाँ 3.6 से, हाँ 3.6 से डिवाइड करेंगे जी। तो 100 आंसर आ जाएगा। तो 100 इज द राइट आंसर। 100 टर्न्स होंगे उसके अंदर जी। तो उसके बाद हम 41 पे थे। 41 एंड एंटीकोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन द, देखो एंटीकोडॉन होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, तो मैसेंजर आरएनए इधर देखते ही फौरन रिजेक्ट कर दें। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल वेयर अमाइनो एसिड इज अटैच्ड, नो, ये अमाइनो एसिड तो एंटीकोडॉन के साथ अटैच नहीं होता। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द एमआरएनए नहीं होगा ये। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल विच रिकग्नाइजेज the appropriate sequence of bases on the mRNA, yes exactly। तो एंटीकोडॉन बेसिकली ये चीज है। so this is right answer। 42 which type of bond is formed between carbon and nitrogen within the amino acid। देखो ये अमाइनो एसिड इस तरह अल्फा कार्बन, इसके ऊपर ये R ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये है अमाइनो ग्रुप। तो बात हो रही है इसकी, ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड है? नो, दिस इज नॉट अ पेप्टाइड बॉन्ड, इस वजह से इसको नहीं पिक कर लेना। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन भी नहीं है। क्या ये आयनिक बॉन्ड है? ये भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये राइट आंसर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे बात हो रही है विद इन एन अमाइनो एसिड। यहाँ पर होता है ना कि बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, फिर तो हम पेप्टाइड बॉन्ड को बिल्कुल पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद इन द अमाइनो एसिड बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, नंबर 43, इन अ न्यूक्लियोटाइड nitrogenous base, in a nucleotide nitrogenous base is attached to carbon number dash and the phosphate group is attached to carbon number dash। तो किसके? शुगर के साथ अटैच करते हैं ना ये दोनों। तो नाइट्रोजनस बेस अटैच करती है 1 प्राइम के साथ, ठीक है। ये पहले वाली ब्लैंक में 1 प्राइम आना चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 2 ऑप्शन रहेंगे, 1 प्राइम ऑफ द शुगर। और फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5 प्राइम, तो इधर 3 दिया, इधर 5, तो राइट आंसर क्या बन गया? दिस वन, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे।
44. The nitrogenous base adenine is found in all members of which of the following? Which group? तो ये ग्रुप्स दिए हैं मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स के, तो उसमें चूज करना है कि द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन इज फाउंड। एडेनिन कहाँ पे मौजूद है? तो देखो इस पे जरा, तो क्या ये प्रोटीन में एडेनिन होता है? नहीं, प्रोटीन में तो एडेनिन नहीं होता है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा ग्लूकोज, इसमें कहाँ से एडेनिन आ गया? ये भी रिजेक्ट। प्रोटीन, ये भी रिजेक्ट। प्रोटीन, ये भी रिजेक्ट। लो, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। एडेनिन क्या एटीपी में होता है? यस। एनएडी में होता है? बिल्कुल होता है। और एनएडीपी में? यस। तो इन तीनों के अंदर एडेनिन मौजूद है। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? आप देखो ये जहां पर भी इस तरह से चीजें दी हुई हो उसमें आप एक्सक्लूड करने वाली स्ट्रेटजी को ज्यादा यूज किया करो। कोई भी लफ्ज नजर आते ही फौरन समझ जाया करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको निकालते जाया करो, फिर जल्दी आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। 45. मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। अब देखो पहले नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही थी, अब मोनोसेक्राइड की। तो मोनोसेक्राइड डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज। जी अभी है बेटे, सवाल क्या है? सर वो ना मेरा आवाज कट गई थी, तो पिछले वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला, आवाज कट गई थी। जी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है एडेनिन के मुतालिक कि एडेनिन इनमें से कौन सा ग्रुप है बायोमोलिक्यूल्स का जिसमें एडेनिन मौजूद है। तो देखो प्रोटीन के अंदर एडेनिन नहीं होता, इस वजह से इसको हमने स्किप किया। ग्लूकोज में नहीं होता, इसको स्किप कर दिया। इधर भी प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन, ये 4 ऑप्शन इस वजह से स्किप हो गए। सिर्फ ये आखिरी ऑप्शन बचा और इसमें तीनों के अंदर एडेनिन मौजूद है। एटीपी में भी होता है, एनएडी में भी है और एनएडीपी में भी है। सही है, तो इस वजह से ये राइट आंसर बना है जी। उसके बाद 45. मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। तो मोनोसेक्राइड में आपको बता रहा था कि डीएनए के अंदर भी मोनोसेक्राइड मौजूद है, डीऑक्सीराइबोज की शक्ल में, एटीपी में भी। राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये भी एक पेंटोज शुगर है, ये भी मोनोसेक्राइड है। एंड सिस्टीन, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, इसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। स्टार्च में मोनोसेक्राइड है, ग्लाइकोजन में। रुबिस्को, ये एक एंजाइम है, ये प्रोटीन है, दिस इज बेसिकली अ प्रोटीन, इसमें मोनोसेक्राइड नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दें। डीएनए में है, एनएडी में है, इंसुलिन में नहीं है, ये भी एक प्रोटीन है, इसको भी रिजेक्ट कर दें। ठीक है, डीएनए में मोनोसेक्राइड है, आरएनए में है, मायोसिन में नहीं है, बिकॉज दिस इज अगेन प्रोटीन। अच्छा, फिर डीएनए में है, एनएडीपी में है, एटीपी में है, और राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये तो खुद एक मोनोसेक्राइड है, आरयूबीपी जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर ये है। नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन की प्रोडक्ट क्या होगी? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो रिएक्टेंट्स हैं स्टेरिफिकेशन के। ट्राइग्लाइसराइड, यस, ये स्टेरिफिकेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा, ये ऑप्शन दुरुस्त हो सकता है। मोनोमर्स भी नहीं होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स भी नहीं होंगे, और ना ही पॉलीमर्स। तो राइट आंसर बहुत आराम से हम ट्राइग्लाइसराइड पिक कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही फेमिलियर स्ट्रक्चर है, इससे आप यकीनन वाकिफ होंगे। ये क्या है? ये ग्लूकोज है भाई, सही है। तो ग्लूकोज ये किस किस्म का है? इट इज एन अल्फा शुगर या इट इज बीटा शुगर? इन दोनों को तो निकाल दें। वो क्यों भाई? क्योंकि अल्फा और बीटा की टर्मिनोलॉजी रिंग चेन स्ट्रक्चर पर अप्लाई होती है, जबकि ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर गिवन है, इस वजह से ये दो तो हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या ये डी शुगर है या एल शुगर है? शाबाश, आप बताएं कैसे पहचानते हैं हम डी और एल को? अल्टीमेट कार्बन, ये पेनल्टीमेट कार्बन, इसके ऊपर अगर OH राइट साइड पर हो तो ये क्या हो जाता है? डी शुगर। सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, अब देखो थ्योरेटिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट मे बी फाउंड। सर उसमें जी सेकंड लास्ट होगा ना, आपने थर्ड लास्ट कर दिया है। ओहो सॉरी, दिस इज सेकंड लास्ट, गुड, थैंक यू। अच्छा, तो ये 48 देखिए, theoretically maximum number of carbon atoms that may be found in an oligosaccharide। देखो आपको पता है ना, ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो मैक्सिमम कितने सैकेराइड यूनिट पर मुश्तमिल होता है? 2 से लेकर 10 तक ना, मैक्सिमम 10। अच्छा, और जो सैकेराइड यूनिट्स होते हैं वो कम से कम जो सैकेराइड यूनिट होगा, सबसे छोटा सैकेराइड यूनिट वो 3 कार्बन वाला सैकेराइड यूनिट होगा, और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन।
फर्ज कीजिए कि कोई ओलिगोसैकेराइड है जो कि 10 सैकेराइड यूनिट पर मुश्तमिल है और वो सारे के सारे जो 10 के 10 सैकेराइड यूनिट है वो हेप्टोजेज हैं। फर्ज कर लें वो सारे के सारे हेप्टोजेज हैं, यानी 7। तो इस तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना नंबर हो गया? 70। 70 आदिल बेटी आपका माइक ऑन होता है, ये डिस्टॉर्शन करता है, उसको ऑफ कर लिया करो प्लीज। अच्छा, तो इस तरह से यहां राइट आंसर क्या बन जाएगा? 70 इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां पर देखो, अगर मैं मिनिमम पूछता कि थ्योरेटिकली मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट मे बी फाउंड इन एन ओलिगोसैकेराइड, तो 30 ना 14 सर। नहीं कहाँ घूम रहे हैं। देखो मिनिमम जो होता है ना, फिर आप अज्यूम करते हैं कि एक ओलिगोसैकेराइड जो है वो सबसे छोटे वाला ये है जो 2 सैकेराइड यूनिट पर मुश्तमिल है, और सैकेराइड यूनिट सबसे छोटा कौन सा है? वो 3 वाला है। तो अगर ये ट्रायोजिस मिलकर कोई डाइसैकेराइड बने तो ऐसी सूरत में वो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 6 होंगे। तो ये थ्योरेटिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेशक वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ना कर रहे हों, लेकिन ये जस्ट कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपसे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई कोई ऐसा डाइसैकेराइड या कोई ऐसा ओलिगोसैकेराइड मौजूद होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली बात की जा रही है। हाँ जी, नंबर 49, लीनियर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए और आरएनए, नो मैटर हाउ लॉन्ग, जितना मर्जी लंबा हो वो, लेकिन लीनियर स्ट्रैंड है, विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव अ फ्री डैश एट वन एंड एंड फ्री डैश एट अनदर एंड। यहाँ पर वो डैश गायब हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें वो डीएनए या आरएनए जितना मर्जी लंबा हो तो उसके एक एंड पर क्या होगा और दूसरे एंड पर क्या होगा। तो पहले वाली ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ऑलमोस्ट फ्री डैश एट वन एंड, कुछ भी आ सकता है। 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, हाँ जी, यहाँ पर बस ये ख्याल रखना है कि फॉस्फेट वर्ड चूज करना है तो 5 प्राइम वर्ड आए उसके साथ। अगर हाइड्रोक्साइल चूज करना है तो वो 3 प्राइम आना चाहिए। तो 5 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट, 3 प्राइम फॉस्फेट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। 5 प्राइम फॉस्फेट 5, यानी ये 4 पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा, फिर देखो जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसके साथ आना चाहिए 3 प्राइम, वो 5 प्राइम नहीं होता। तो इधर 3 प्राइम, ये वाली बात दुरुस्त है, ये 4 प्राइम गलत है, ये 5 प्राइम ये गलत है, ये 5 प्राइम ये गलत है, ये 2 प्राइम ये गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ये एक ही बच गया, दैट इज ए। मेरी बात समझी आपने कि एक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप, दूसरे एंड पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लेकिन आपको पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि फॉस्फेट ग्रुप ये 5 प्राइम एंड पे होगा और हाइड्रोक्साइल ग्रुप 3 प्राइम एंड पर होगा। अच्छा, 50, फॉलोइंग इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबुलोज। राइबुलोज, ठीक है, राइबुलोज ये कीटो शुगर होती है, कीटो पेंटोज। डी राइबुलोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन्स डज इट कंटेन? तो क्या इसका ये नंबर 1 कार्बन कायरल है या एसिमेट्रिक? सर ये एसिमेट्रिक नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दें। कार्बन 2, क्या इसका ये कायरल है? नो, ये भी रिजेक्ट हो गया। कार्बन 3, क्या ये कायरल है? यस। कार्बन 4, यस, बट कार्बन 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये 2 कार्बन ये एसिमेट्रिक होंगे। तो राइट आंसर शुड बी 2। 51, ट्राइग्लाइसराइड इज कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड बिकॉज। ट्राइग्लाइसराइड जो होता है वो न्यूट्रल लिपिड क्यों कहलाता है? तो हमने ये डिस्कस किया था कि देखो उसके जो ग्लाइसरोल के तीनों OH ग्रुप होते हैं वो फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाई हो जाते हैं और कोई OH ग्रुप नहीं बचता जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। तो इट हैज 3 ग्लाइसरोल, ये तो गलत है, ग्लाइसरोल तो एक ही होगा। इट हैज 1 फ्री OH ग्रुप, नो। इट हैज नो फ्री OH ग्रुप, यस, ये वाली बात दुरुस्त है। एंड इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन फ्री, ये भी नहीं। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल है। 52, द जनरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट फैटी एसिड इज RCOH, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय R। अब इसके अंदर R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ पर ये अगर वो अमाइनो एसिड के R ग्रुप के बारे में बात होती फिर तो ये दुरुस्त थी,
लेकिन यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर देखो ये जो आर ग्रुप होता है ना फैटी एसिड के केस में, फैटी एसिड के केस में आर ग्रुप कम से कम मिथाइल ग्रुप है, तो सिंगल हाइड्रोजन तो ये हो ही नहीं सकता, सही। तो इस वजह से ये नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कार्बन्स दैट इज 2 to 30। तो क्या ये जो आर है ये 2 से 30 कार्बन पर मुश्तमिल होगा? नो, ये तो असल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। इट शोज एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नो भाई, इवन नंबर टोटल नंबर होते हैं इसके, यानी टोटल जो कार्बन एटम होंगे ना किसी भी फैटी एसिड में वो इवन नंबर में होंगे। आर ग्रुप में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। इट शोज एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? उसके बाद 53, which of the following polysaccharide must contain branches attached by alpha 1,6 glycosidic linkage? यहां पर देखो मस्ट, इस तरह की जहां वर्ड आए तो उधर थोड़ा केयरफुल हो जाया करें, उनको एनसर्कल किया करें। अच्छा, मस्ट कंटेन, आप कहेंगे कि वो जब हम असल एग्जाम दे रहे होंगे टैबलेट के ऊपर वहां कैसे एनसर्कल करेंगे, तो वहां पर आपको ना साथ वो रफ शीट्स भी देंगे, वर्किंग पेपर्स। तो आपने जब भी इस तरह कल क्वेश्चन देखा तो फौरन केयरफुल हो जाना है आपने, और अपने पास फिर उसको नोट डाउन कर लेना है वर्ड मस्ट, और उस पर नज़र रखनी है कि यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये इस तरह से आप अभी भी ये चूंकि मोबाइल पे या सॉल्व कर रहे होते हो तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये पेपर के ऊपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस ना किया करें, आप ये इस तरह से मोबाइल पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये आपको बिल्कुल एक रियल टाइम वो जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर अचीव हो रही है। तो साथ साथ आप पेपर के ऊपर यूँ नोट डाउन किया करें और अपने टाइम के ऊपर इन सवालात को पूरा किया करें। अच्छा, तो ये क्या पता पीएमडीसी आ जाए फिर? जी बेटा, क्या पता आगे चल के पीएमडीसी आ जाए फिर? बावसूख जराए से ये पता चला है कि अगर पीएमडीसी आ भी जाए ना तो टेस्ट आपका सेंट्रलाइज्ड ही होना है और वो टैबलेट्स के ऊपर ही होना है। ठीक है, ये बहुत बावसूख जराए से ये पता चला है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। भी पूरी कंसंट्रेट करो, अपनी पूरी जो तवज्जो है ना, एनर्जी, वो इस सोच में मत लगाएं आप लोग कि पीएमडीसी आएगा कि पीएमसी आएगा। आपका टेस्ट होना है और उसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर जो भी आ जाए। ठीक है, अच्छा सर जी बेटा। ये पीएमडीसी और पीएमसी के अलावा सर जो ये बता रहे थे बच्चे हमें कुछ रिपीटर्स के जो प्रोविंशियल हर लिहाज से जो प्रोविंस के लिहाज से मेरिट बनता है उसमें डिफरेंस होता है कि पंजाब वालों के लिए ज्यादा मुश्किल, इसमें कोई हकीकत है? तो वो पंजाब में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं ना, सीट्स उतनी नहीं होती हैं जितने यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो जाहिर है मेरिट तो ऊपर जाएगा ना। आप सपोज करो कि जैसे बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में जो बच्चे पास होंगे 65% से ज़्यादा, तो वो बच्चे होंगे ही कम, तो वहाँ पर सीट्स ज़्यादा होंगी, तो मेरिट तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। और जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सीट्स उसके लिहाज से कम है और बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं, तो इस वजह से मेरिट ऊपर चला जाता है, ये वजह होती है। अच्छा, तो वैसे आजकल ये कंपटीशन पंजाब, केपी के और इवन सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा बास डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि सिंध में थोड़ा सिस्टम अलग है, वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग मेरिट कैलकुलेट होता है, वहाँ पर पूरे प्रोविंस का इकट्ठा मेरिट नहीं बनता, तो वहाँ पर बास डिस्ट्रिक्ट का मेरिट बहुत हाई है और बास का थोड़ा लो है। सर 90+ होता है। जी बेटा, सर ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती है जिसपे सर थरपाकर का सर हाईएस्ट। हाँ जी बिल्कुल, थरपारकर का बिल्कुल बहुत हाईएस्ट होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। जी आदिल, आप क्या कह रहे हैं? मैंने वो पता किया था मोस्ट अबंडेंट जो आपने बताई थी सर, वो मोनोसेक्राइड जो ग्लूकोज ही है सर, वो मैंने टीचर से पूछा था, वो कहते हैं कि बेटा हमें भी पता है कि ग्लूकोज होती है, गूगल पे भी यही है, लेकिन बलूचिस्तान बोर्ड की बुक के अंदर फ्रुक्टोज लिखा गया, फ्रूट शुगर है वो, तो हमें बुक्स को फॉलो करना है। तो सर अब हम क्या करें वहाँ पे, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज? नहीं, ग्लूकोज ही है वो। अगर कहीं ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी बुक में आ जाए ना गलती से, और अगर वो सवाल भी बन जाए उसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में फिर वो क्लेम हो जाता है बाद में वो सवाल, और हर एग्ज़ाम के बाद पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस होता है,
तो उसमें फिर अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ चुका हो और जिसके ऊपर एतराज़ भी आया हो तो उसको फिर वो रिव्यू किया जाता है और उसके ग्रेस मार्क्स फिर बच्चों को दिए जाते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको याद करें, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर बनना है। तो बुक में अगर कोई गलत चीज़ है तो ऐसा ना हो कि गलत चीज़ को रट्टे मार लें, बाद में फिर बंदों को मारें। जी चले, एक दफा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सवाल था सर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में फेडरल बोर्ड में 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स था, जबकि पंजाब में 4 to 6 था। तो सर इस तरह जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के डिफरेंसेस होते हैं, फिर हम किस चीज को फॉलो किया करें, पंजाब को या फेडरल को? बेटे उसमें देखो आजकल तो आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल होता है ना, उसको आप रिकन्फर्म कर सकते हैं। तो वो जब आप रिकन्फर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और असल में इस तरह के डिफरेंसेस पता किस वजह से होते हैं? ये साइंस जो होती है ये ज़ाहिर स्टेगनेट तो नहीं होती ना, कि एक दफ़ा कोई एक चीज़ डेवलप हो गई या एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया बस वो उसी तरह ही रहना है सदियों तक। और भाई उसमें वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। अब वो हो सकता है कि उस बुक के ऑथर ने जिस लिटरेचर को रिव्यू किया तो उसको वो चीज़ नज़र आई, उसने वो लिख दिया। दूसरी बुक के ऑथर ने जब बुक लिखने लगा तो उसने जिस चीज़ को रिव्यू किया तो उसने उसके मुताबिक वो बात लिख दी। तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये साइंस में चीज़ें चलती हैं। आप ये इंटरनेशनली भी देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें वेरी करती हुई दिखाई देंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है उसने जानबूझ के गलत लिखा या उसको पता नहीं था। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं। अच्छा जल्दी से हम ये ख़त्म कर लें अब कि अब देखो ये यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड मस्ट कंटेन ब्रांचेस। तो मस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, तो काइटिन के अंदर तो ब्रांच होती कोई नहीं है, पेक्टिन में भी नहीं होती है। अच्छा ग्लाइकोजन में ब्रांचेस मौजूद हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, और स्टार्च में भी, लेकिन स्टार्च की सिर्फ एक किस्म में होती है ब्रांचेस, दूसरी में नहीं। अमाइलोपेक्टिन में होगी, अमाइलोज में नहीं। ये भी अनब्रांच है। तो इसका मतलब है कि मस्ट कंटेन ब्रांचेस अटैच बाय अल्फा 1,6, तो फिर वो ग्लाइकोजन आएगा। 54 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स एक्सेप्ट। तो देखो ओलिगोसेक्राइड के मुतालिक they are derivatives of maximum 10 saccharide unit. yes maximum 10 saccharide unit की ये derivatives होते हैं, ये दुरुस्त है। they may be derived from keto sugar or aldo sugar, ये भी दुरुस्त है। maximum 70 carbon atoms may be found in an oligosaccharide, ये भी मैंने समझाई थी बात, ये भी दुरुस्त है। oligosaccharides such as sucrose and lactose have the same molecular formula, बिल्कुल ये दोनों डाइसेक्राइड हैं और डाइसेक्राइड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, ये भी दुरुस्त है। मिनिमम 3 कार्बन एटम्स में बी फाउंड इन ओलिगोसेक्राइड, नो अभी मैंने समझाया था मिनिमम 6 कार्बन एटम्स होंगे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो 3 तो होते ही नहीं है, ये मोनोसेक्राइड में होते हैं मिनिमम 3, लिहाजा ये वाली बात इनकरेक्ट है, तो इसी को आपने चूज करना है। 55 when 10 amino acids are condensed 9 water molecules are added, ऐड नहीं होंगे, जब वो कंडेंस होंगे तो वाटर निकलेगा। 9 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यस अमाइनो एसिड जब कंडेंस होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और एक कम बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। 10 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, ये गलत है। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, 9 रिलीज होंगे, ये भी गलत है, तो राइट आंसर यही बनेगा। नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ल्यूटिन, आप जानते हैं ल्यूटिन, आपने कहीं पढ़ा है ल्यूटिन क्या चीज है? ल्यूटिन इज अ फॉस्फोलिपिड। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं, ये बायो एनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा है, ये कैरोटीनॉइड की किस्म है, ज़ेंथोफिल, दिस इज अ काइंड ऑफ ज़ेंथोफिल। और ये ज़ेंथोफिल जो होते हैं ये टर्पीन टाइप के लिपिड्स होते हैं, ये दे आर नॉट प्रोटीन, ठीक है। एक्वापोरेंस जो होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इरेप्सिन भी प्रोटीन एंजाइम है, परमिएज भी ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, चैनल्स हैं, तो यही है जो प्रोटीन नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। 57 आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो देखो ये 2 मोनोसेक्राइड हैं और इसमें देखो ये बीटा अल्फा पूछा जा रहा है, तो ये एनोमेरिक कार्बन, कार्बन 1 के ऊपर OH डाउनवर्ड है तो अल्फा और अपवर्ड है तो ये बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा ये बीटा, हाँ जी, तो लेफ्ट बीटा नहीं है, ये लेफ्ट अल्फा ग्लैक्टोज। क्या ये ग्लैक्टोज है? ग्लैक्टोज में देखो ये दोनों जो OH ग्रुप में 3rd और 4th ऊपर की जानिब होते हैं, तो ये ग्लूकोज है, नॉट ग्लैक्टोज। बीटा ग्लूकोज
यस बीटा ग्लूकोज लेफ्ट, नहीं ये तो अल्फा ग्लूकोज है। अच्छा डी ग्लूकोज लेफ्ट, डी ग्लूकोज भी नहीं, अल्फा ग्लूकोज लेफ्ट यस, एंड बीटा ग्लूकोज राइट, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली ग्लूकोज, और ये लास्ट ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है इनके मुतालिक। 58 सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमेरिक यूनिट। तो ये सेलुलोज जो होता है बीटा ग्लूकोजेस का डेरिवेटिव होता है, देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर, बीटा ग्लूकोजेस। अच्छा उसके बाद 59 व्हाट इज कोडॉन। इट इज पार्ट ऑफ टीआरएनए, कोडॉन तो एमआरएनए में होता है। इट इज अ लेंथ ऑफ डीएनए, नो। इट इज द पार्ट ऑफ टीआरएनए, ये भी नो। अ पार्ट ऑफ एमआरएनए, यस, व्हिच that has a sequence of bases coding for an amino acid। तो ये वाला आंसर यहाँ पे बनेगा। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, तो आप पहचाने ये क्या थाइमीन है, थाइमीन में मिथाइल ग्रुप होता है वो नहीं है। साइटोसिन है, यस साइटोसिन हो सकती है। यूरेसिल में दो जगहों पर ये ऑक्सी ऑक्सी ग्रुप लगे हुए थे, याद है, तो ये यूरेसिल हो सकता है। बेंजीन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो दिस इज एक्चुअली नॉट यूरेसिल, दिस इज एक्चुअली साइटोसिन। 61 the reaction between the phosphate group of one nucleotide and the hydroxyl group of another is phosphate of one nucleotide और hydroxyl group of another। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है या हाइड्रोजिनेशन या डीहाइड्रेशन सिंथेसिस या हाइड्रोलिसिस। तो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो कंडेंसेशन या डीहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है। नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड के मुतालिक आपने करेक्ट चूज करना है। तो उसमें स्मॉलेस्ट अमंग द कार्बोहाइड्रेट, नो, मोनोसेक्राइड सॉरी स्वीटेस्ट, स्मॉलेस्ट स्वीटेस्ट वो मोनोसेक्राइड होते हैं। They are derivatives of polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone। yes, ये derivatives हो सकते हैं बिल्कुल और होते हैं। The number of carbon atoms vary from 3 to 7, ये तो monosaccharide का फीचर है। More soluble in water than monosaccharide, उससे less soluble होते हैं, more नहीं, ठीक है। They can not be hydrolyzed into monomers, ये तो हो सकते हैं। तो only correct answer is B, ठीक है। Number 63 what is approximate length of the DNA coding sequence of lysozyme। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरियोफेज के पास भी मौजूद है और हमारे टीयर फ्लूइड में और नेजल फ्लूइड में भी मौजूद है, स्लाइवा में भी। तो ये लाइसोजाइम ये एक प्रोटीन है 120 अमाइनो एसिड की। वो कहता है कि इस प्रोटीन को इनकोड करने वाला जो डीएनए सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये कैसे होगा भाई, तो देखो ये तरीका मैंने आपको बताया था कि ये सपोज करो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड में होते हैं अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर हैं 129 अमाइनो एसिड, 129। अच्छा फिर इसको मैसेंजर आरएनए कंट्रोल कर रहा है राइबोसोम के ऊपर, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो हर एक का अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट होगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे। कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड भाई, काउंट कीजिए, 129 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गया सर? अभी कॉपी पेंसिल नहीं है। हाँ तो करो ना, ये तो उधर कॉपी पेंसिल उधर भी नहीं होनी है। तो 3 9 द 27 का 7 आ गया, 2 बज के 3 2 द 6 और 8 और ये 387 इज द राइट आंसर। ये कॉपी पेन बेटे उधर भी नहीं होने हैं, ठीक है। तो नहीं, कॉपी पेन तो होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा वहाँ पे, सॉरी कैलकुलेटर नहीं होगा, लेकिन कॉपी पेन आपके पास होगा, तो कॉपी पेन इस्तेमाल करना आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा 387 ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में, तो ये एमआरएनए में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमने डिस्कस किया था कि जो ये डीएनए होगा, जीन जिसको हम कह रहे हैं, तो उस डीएनए उसमें बेस पेयर्स भी उतने ही होंगे, तो 387 ये बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। अच्छा अगर सपोज करो ये बेस पेयर इतने, तो 2 बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है 0.34 का। तो अब आप कैलकुलेट करने के लिए 387 मल्टीप्लाई बाय 0.34, तो इस तरह से आप ये मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा
मुश्किल मल्टीप्लीकेशन है, बट 132 तो आ जाता है। 132 जी, अप्रोक्सीमेटली 132 इज द आंसर। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया था ना, तो हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फिर 64, द रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ द पेंटोज शुगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड द 5 प्राइम एंड ऑफ द पेंटोज शुगर। और स्टेरिफिकेशन हाँ होती जी, है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप भी शुगर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये भी स्टेरिफिकेशन है, तो दिस इज द राइट आंसर। 65, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्मॉलेस्ट। जी बेटे, कोई सवाल है आपका, या आपने नाम नहीं लिखा हुआ कोई? जी बेटे, सर ये पिछला जो एमसीक्यू ना वो समझ नहीं आया। ये आप हैं मनीष? जी मैं हूँ। अच्छा, तो जी आपने नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, देखो ये जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन वाला समझाया, ये नहीं समझ आया? जी हाँ सर, कैलकुलेशन वाला। जी, तो बेटा देखो, ये इसमें प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड में 129 अमाइनो एसिड हैं, और हर अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए मैसेंजर आरएनए के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो इस तरह 129 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 387 न्यूक्लियोटाइड हमें मिल गया एमआरएनए के अंदर। और जितने न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में होते हैं, जिस जीन से वो एमआरएनए अराइज होता है, उस जीन में उतने ही बेस पेयर होंगे, दैट इज 387। और देखो, 2 बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना डीएनए के अंदर, वो है 0.34 नैनोमीटर्स का, 0.34 नैनोमीटर्स का। तो 387 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0.34 के साथ, तो आपको ये 132 नैनोमीटर्स में ये लेंथ मिल जाएगी इसकी। इस तरह से ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड इन्वॉल्व्स, स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड 11 सेकेराइड यूनिट का होगा, तो उसके हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? एडिशन ऑफ 11 वाटर मॉलिक्यूल नहीं, अगर उसमें 11 यूनिट्स हैं तो 10 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए। रिलीज 11 रिलीज तो करेगा ही नहीं, रिलीज 10 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं करेगा ये। एडिशन ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल, यस 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, यही राइट आंसर है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस नहीं होता, हाइड्रोलिसिस होगा, तो राइट आंसर ये बनेगा। नंबर 66, the structure of D-glucose is shown in the diagram. Which of the following structure given below is L-glucose? अब देखो, ये इसका इनएंशोमर पूछा जा रहा है, ये है D-glucose। अब इसका आपने L-glucose फाइंड आउट करना है, जो इसका मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो आप देखो कि इसका ये मिरर इमेज बन रहा है, ए नहीं बन रहा, बी बन रहा है भाई, बी बिल्कुल बन रहा है। देखो, ये इस कार्बन पे भी डिफरेंस है, इस पे भी डिफरेंस है, इस पे भी, तो बी एग्जैक्टली बन रहा है। ये सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर 67, 3 पेंटोज यूनिट्स सच एज C5H10O5 are condensed together to make a trisaccharide. अच्छा, which of the following would be the molecular formula of the trisaccharide? तो देखो, molecular formula क्या बनेगा? पहली बात तो ये देखो कि जब ये कंडेंसेशन होगी ना इनकी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूज होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल लूज होते हैं ना। तो अगर ये 3 यूनिट कंडेंस होंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब लूज होंगे तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लूज हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको कंडेंस करते हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन्स की तादाद तो पूरी रहेगी, तो 1 यूनिट में 5 कार्बन है तो 3 यूनिट में 15 कार्बन होंगे, लिहाजा यहाँ C15 ये तो पॉसिबल है, C18 गलत है, ये इसको हम स्किप कर देंगे। सही हो गया। अच्छा, अब आपने इनमें से चूज करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 के अंदर 10 हैं तो 3 के अंदर हो गए 30, लेकिन 4 हाइड्रोजन कम कर देंगे, 30 में से 4 कम किए तो कितने बच गए? 26। तो 26 वाला आंसर हो सकता है, ये 30 वाला नहीं हो सकता। तो इस तरह हम ये आंसर पे पहुंच गए। देखो 68 लास्ट, if adenine is found 32% of the total nitrogenous bases of an RNA, what will be the amount of the cytosine in that RNA? तो आपको यहाँ पे सर कोई माइक जी कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, चूंकि आरएनए के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन देखो कुछ गड़बड़ दी हुई यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली सेम एज एडेनिन, नो,
अनप्रिडिक्टेबल विद हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, यस ये हो सकता है। 18% ऑफ द टोटल नहीं, अप्रॉक्सीमेटली डबल नहीं, 50% भी नहीं, ये वाली बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, अनप्रिडिक्टेबल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। हम यूं कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, तो ये राइट आंसर बना है। तो इस तरह से ये आज का टेस्ट अपने अख्ताम को पहुंचा। सर आपसे एक चीज पूछनी जी फरमाइए। सर वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की मतलब बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन होती है, सर वो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो कंडेंसेशन होती है वो यूनिक होती है, मतलब बाकियों की निस्बत मुख्तलिफ होती है। मुझे सर थोड़ा फर्क बता दें कैसे करके होती है कि वो वाटर जो बनता है वो उसी यूज हो जाता है खुद ही, वो जो शायद फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ने में, बस ये उसकी यूनिक। हाँ यही यूनिकनेस है ना कि वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट नहीं होगा, बल्कि जो वाटर उस कंडेंसेशन से निकलेगा वो जो टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं नए न्यूक्लियोटाइड के, उसको तोड़ने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से कोई नेट बाय प्रोडक्ट वाटर की नहीं मिलती इस कंडेंसेशन में, ये यूनिकनेस है उसकी। सर जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में मिलते हैं तब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इससे मतलब एक एक फॉस्फेट मिलते जाएंगे तब एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, यूज कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे फिर? वो तो फिर एक ही वाटर के सारे यूज हो जाएंगे उसको नहीं, वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन तो एक अलग प्रोसेस है ना, वो तो अलग से हो गया। अब उसके बाद जब पॉलीमराइजेशन हो रही है तो उस वक्त हम ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर रहे। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में तो न्यूक्लियोटाइड बने बनाए आए जा रहे हैं और वो रिएक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। वो न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म एक अलग कहानी है, वो अलग चीज है। ठीक, ओके, ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ओके जी, इंशाल्लाह फिर कल से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 12, और कल दूसरा एक और यूनिट हम शुरू करेंगे, एंजाइम का टॉपिक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और अगला जो हमारा टेस्ट होना है तो उसमें ये एंजाइम का पोर्शन होगा और कुछ उसके अंदर बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट भी होगा। फिर वो स्केड्यूल जरूर भेजिए। जी स्केड्यूल तैयार हो गया, बस मैं आज शेयर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.